हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। हम डिस्कस कर रहे थे 14th चैप्टर एटॉमिक फिजिक्स के बारे में और अभी तक इस पे हमने काफ़ी सारी डिस्कशन किए हैं। लास्ट क्लास में हम हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को डील कर रहे थे और उसमें हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम पढ़ लिया था कि उत्सर्जन स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है, किस प्रकार से बनता है और उसमें कौन कौन सी श्रेणियाँ प्राप्त होती हैं। उसका मैथमेटिकल एनालिसिस भी अपन ने किया था। क्या होता है उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कि जब किसी भी परमाणु में उपस्थित किसी इलेक्ट्रॉन को बाहरी स्रोत से ऊर्जा दी जाती है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में जाता है और वापस अलग अलग उच्च ऊर्जा स्तरों से जब वापस निम्न ऊर्जा स्तरों में संक्रमित होता है तो अलग अलग प्रकार की फ्रीक्वेंसीज लिबरेट करता है और उन्हीं फ्रीक्वेंसीज के ग्रुप को हमने कहा था उत्सर्जन स्पेक्ट्रम। आज के सेशन में हम बात करेंगे अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में, लेकिन उससे पहले एक जनरल सा ओवरव्यू मैं आपको बता देता हूं कि स्पेक्ट्रम क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या और अवशोषण स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या। फिर हम अवशोषण स्पेक्ट्रम को डिटेल में डिस्कस करेंगे और साथ ही आयनाइजेशन और उसके साथ ही हम एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए बेसिकली हम डील कर रहे हैं हाइड्रोजन की एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम को आज डील करेंगे, लेकिन उससे पहले हम समझ लेते हैं कि ये अवशोषण स्पेक्ट्रम क्या, उत्सर्जन स्पेक्ट्रम क्या और स्पेक्ट्रम ही क्या। तो समझिए, मान लेते हैं कि हमारे पास कोई ब्लैक बॉडी है, ठीक है, ब्लैक बॉडी। अगर ब्लैक बॉडी नहीं मानते तो मान लेते हैं हमारे पास कोई व्हाइट लाइट का सोर्स है, यानी कि कोई बल्ब मान लेते हैं जो व्हाइट कलर का प्रकाश उत्सर्जित करता है, ठीक है। तो यहाँ पे मान लेते हैं हमारे पास एक बल्ब है और जिसमें से व्हाइट लाइट उत्सर्जित होती है। कौन सी लाइट उत्सर्जित होती है? व्हाइट लाइट, यानी कि श्वेत प्रकाश। अब हम सब जानते हैं कि श्वेत प्रकाश जो है वो 7 अवयवी रंगों से मिलकर बना है। हम ऑप्टिक्स में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं। तो अगर इस व्हाइट लाइट को हम प्रिज्म से होकर गुजारते हैं, ठीक है, तो प्रिज्म से होकर गुजारने पर क्या होता है, ये अपने 7 अवयवी रंगों में टूट जाता है, जिसे वर्ण विक्षेपण की घटना कहते हैं। 7 कौन से रंग हमें मिलते हैं? हमें वो 7 रंग मिलते हैं विबग्योर, ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज एंड रेड। 7 अलग अलग कलर मिलते हैं और इस प्रकार एक स्ट्रिप हमें दिखाई देती है और जिसमें 7 कलर हमें दिखाई देते हैं, ठीक है। 7 के 7 कलर एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं और इस प्रकार इस रंगों के विशेष क्रम को, इस रंगों के समूह को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं इसे? कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है? स्पेक्ट्रम होता है रंगों का विशेष क्रम का समूह। तो व्हाइट लाइट को जब किसी प्रिज्म से अपन गुजारते हैं, ठीक है, तो प्रिज्म से गुजरने के बाद ये 7 रंगों में टूट जाता है और इसे हम स्पेक्ट्रम कहते हैं। कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए कहते हैं क्योंकि हर रंग दूसरे रंग से जुड़ा हुआ होता है, बीच में कहीं पे गैप नहीं होता, हर रंग दूसरे रंग से जुड़ा हुआ होता है, ठीक है। अभी मैं आपको डायग्राम भी बताऊंगा। तो इसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कह दिया। अब समझिए, अगर मान लेते हैं हमारे पास किसी कंटेनर में, ठीक है, अगर हमारे पास किसी कंटेनर में गैस भरी हुई है, क्या भरी हुई है? गैस। और हम केवल यहाँ पे हाइड्रोजन की डिस्कशन कर रहे हैं, तो मान लेते हैं ये हाइड्रोजन गैस है, यानी H2 गैस है, ठीक है। और हाइड्रोजन गैस को अगर हम हीट अप करते हैं, क्या करते हैं गाइस? हीट अप करते हैं, इसको अपन ऊष्मा प्रोवाइड करवाते हैं। तो इस स्थिति में ऊष्मा प्रोवाइड करवाने पर अगर इसको भी हम किसी प्रिज्म से गुजारे तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें स्क्रीन पर, ब्लैक कलर की स्क्रीन पर केवल कुछ चमकीली लाइनें दिखाई देती है, ठीक है। केवल क्या दिखाई देती है? कुछ चमकीली लाइनें दिखाई देती है, 3-4 लाइनें दिखाई देती है। समझिए, अगर किसी हॉट गैस यानी किसी हाइड्रोजन गैस को हीट अप किया जाए और उसको वापस किसी प्रिज्म के पास उसको रखा जाए, तो इस स्थिति में हमें स्क्रीन पर, ब्लैक कलर की स्क्रीन पर 4 चमकीली लाइनें दिखाई देती हैं और इसे हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा था, ठीक है। इट इज सेड टू बी द इमिशन स्पेक्ट्रम, ठीक है, इमिशन स्पेक्ट्रम। ऊपर वाले स्पेक्ट्रम में कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम इसलिए है क्योंकि 7 रंग हमें एक साथ दिखाई देते हैं। यहाँ हमें 7 के 7 कलर दिखाई नहीं देते हैं। ब्लैक कलर की तो स्क्रीन दिखाई देती है और उस पे 3-4 चमकीली लाइनें दिखाई देती हैं। तो इसे हमने इमिशन स्पेक्ट्रम यानी उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा था। और ये क्यों होता है उसके बारे में हम चर्चा कर चुके हैं। ये तीसरी अपन बात कर लेते हैं। ये तो दूसरी हो गई, ये पहली हो गई, अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी समझे क्या? मान लेते हैं हमारे पास कंटेनर में गैस भरी हुई है और हम वापस हाइड्रोजन गैस की ही बात कर रहे हैं क्योंकि हम बोर मॉडल के आधार पर इसको समझ रहे हैं और बोर मॉडल केवल हाइड्रोजन गैस के लिए ही वैलिड है
बाकी गैसों के लिए ये वैलिड नहीं है, तो केवल हाइड्रोजन गैस की बात करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये जो गैस है इसको हीटअप नहीं किया जाता है, मतलब ये कोल्ड गैस है। कौन सी गैस है? कोल्ड। यहाँ पे ये कौन सी गैस थी? यहाँ पे ये हॉट गैस है। हॉट का मतलब गर्म। तो यहाँ पे अगर कोई कोल्ड गैस है और इसके इधर हम एक बल्ब लगा देते हैं, ठीक है, मान लेते हैं इसके इधर एक बल्ब है और ये बल्ब कौन सा है? ये व्हाइट लाइट उत्सर्जित करता है। कौन सी लाइट? व्हाइट लाइट। तो हमने अभी देखा कि अगर व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारते हैं तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें 7 रंगों का क्रम प्राप्त होता है, जिसे हमने कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम कहा था, ठीक है। अब अगर व्हाइट लाइट और इस प्रिज्म के बीच में, ये व्हाइट लाइट और इस प्रिज्म के बीच में हम किसी कोल्ड गैस को रख देते हैं, कोल्ड कौन सी गैस को? हाइड्रोजन गैस को ही रखते हैं, तो होगा क्या कि ये व्हाइट लाइट इस हाइड्रोजन गैस से होती हुई फिर प्रिज्म पर आपतित होगी। तो यहाँ पर हमें क्या मिलना चाहिए? हमें जैसे यहाँ पर 7 रंगों का विशेष क्रम प्राप्त हुआ था, यहाँ पर भी हमें 7 रंगों का विशेष क्रम प्राप्त होना चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं होता। ऐसा नहीं होता, बल्कि हमें क्या प्राप्त होता है? हमें 7 रंगों में से बीच बीच में कहीं कहीं पर रंग नहीं मिलते हैं, ठीक है। मैं इसको ब्लैक से बना रहा हूँ, याद रखिए। हमें क्या प्राप्त होता है? सुनिए मेरी बात आराम से। व्हाइट लाइट और इस प्रिज्म के बीच में, ये प्रिज्म है, तो व्हाइट लाइट और प्रिज्म के बीच में हम अगर किसी कोल्ड गैस को रख दें, हाइड्रोजन गैस को कंटेनर में भर के, तो व्हाइट लाइट इस हाइड्रोजन गैस से होती हुई प्रिज्म पर आपतित होती है और हमें यहाँ पे ऊपर जैसे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, 7 रंग जो दिखते हैं यहाँ पे कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम प्राप्त नहीं होता, बल्कि बीच बीच में कहीं कहीं पे काली रेखाएं दिखाई देती है। कौन सी रेखाएं दिखाई देती है? काली रेखाएं दिखाई देती है, ठीक है। यहाँ पर हमें कौन सी रेखाएं दिखाई दे रही थी? यहाँ पे हमें ये वाली चमकीली रेखाएं दिखाई दे रही थी। ये कौन सी रेखाएं थी? ये थी चमकीली या कलर्ड लाइन थी, ठीक है। ये तो कलर्ड लाइंस थी, लेकिन ये कलर्ड लाइन नहीं होती है, बल्कि ये कौन सी लाइन होती है? ब्लैक लाइंस होती है। यहाँ पे इसका जो आधार होता है वो ब्लैक होता है, लेकिन इसका आधार ब्लैक नहीं होता। तो इसे हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं गाइस। कौन सा स्पेक्ट्रम कहते हैं? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा कहते हैं इसे, ठीक है। तो मेरी बात समझिए, कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या? व्हाइट लाइट को प्रिज्म से गुजारने पर हमें 7 रंगों का क्रम प्राप्त होता है और उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम। अगर गैस को हीटअप किया जाए और उसके बाद प्रिज्म रखा जाए तो हमें 7 रंग प्राप्त नहीं होते, बल्कि ब्लैक कलर की स्क्रीन पर कुछ 4 चमकीली लाइनें दिखाई देती है, जिसे हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा था। और ये क्यों प्राप्त होता है उसके बारे में हम डिटेल डिस्कस कर चुके हैं। अब तीसरी कंडीशन में व्हाइट लाइट और प्रिज्म के बीच में अगर गैस को रख दिया जाए तो हमें यहाँ पर जैसे 7 कलर प्राप्त होते हैं, 7 के 7 कलर यहाँ पर भी कंटिन्यूअस मिलने चाहिए, लेकिन वो 7 के 7 कंटिन्यूअस कलर नहीं मिलते हैं, बल्कि बीच बीच में कुछ काली रेखाएं दिखाई देती है और इसी को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं और इसी को आज हम यहाँ डील करेंगे, ठीक है। समझे इस पूरी बात को। तो देखिए गाइस, अभी आपको आपकी स्क्रीन पर एक डायग्राम दिख रहा होगा, जिसमें पहले डायग्राम में किसी ब्लैक बॉडी से उत्सर्जित प्रकाश को प्रिज्म से गुजारने पर हमें 7 रंगों का विशेष क्रम प्राप्त होता है और सभी रंग एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कहीं पे बीच में कोई गैप नहीं है। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम यानी सतत स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है, जो मैंने पहले बनाया था डायग्राम। दूसरा डायग्राम देखिए, इसमें किसी हॉट गैस यानी कि गैस को हीटअप किया गया है। हॉट गैस का मतलब गैस को हीटअप किया गया है। तो हॉट गैस और प्रिज्म से जब अपन लाइट को गुजारते हैं, मतलब किसी गैस को हीटअप करते हैं, तो हमें क्या प्राप्त होता है? हमें ब्लैक कलर की स्क्रीन पर कुछ चमकीली रेखाएं दिखाई देती है, कुछ कलर्ड लाइन दिखाई देती है और इसे हमने उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा था, ठीक है। इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं और मैं डायग्राम भी आपको यहाँ पर भी वापस समझा चुका हूँ। तीसरा डायग्राम देखिएगा। इस तीसरे डायग्राम में ब्लैक बॉडी यानी कि श्वेत प्रकाश और प्रिज्म के बीच में हमने किसी कोल्ड गैस को रखा है जो हाइड्रोजन गैस है, और उस स्थिति में हमें क्या प्राप्त होता है? हमें कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम नहीं मिलता है। और आप देखिए, इस कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम में बीच बीच में कुछ काली रेखाएं दिखाई देती हैं और वो काली रेखाएं वही रेखाएं हैं जो ऊपर इमिशन स्पेक्ट्रम में दिखाई देती है, चमकीली रेखाएं। वो रेखाएं नीचे वाले स्पेक्ट्रम में गायब हो जाती है। दोनों स्पेक्ट्रम को ध्यान से अगर देखो तो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं हमें दिखाई देती है वही अवशोषण स्पेक्ट्रम में गायब हो जाती है। देखिए इस डायग्राम को बहुत अच्छे से देखिए। उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में जो रेखाएं हमें दिखाई दे रही है, चमकीली रेखाएं जो हमें कलर लाइन दिखाई दे रही है, वो अवशोषण स्पेक्ट्रम से गायब हो जाती हैं।
ठीक है, तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम। चलिए, तो आई गेस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि ये कंटिन्यूअस स्पेक्ट्रम होता है, ये उत्सर्जन स्पेक्ट्रम और ये अवशोषण स्पेक्ट्रम। अब हम ये समझने का प्रयास करेंगे कि अवशोषण स्पेक्ट्रम बनता क्यों है, क्योंकि जब व्हाइट लाइट प्रिज्म से गुजरती है तब तो सीधा मिलता है, मतलब यहाँ गैस में कुछ ना कुछ लोचा हुआ होगा, तभी तो ये यहाँ पे काली रेखाएं प्राप्त हुई है। और वो काली रेखाएं भी वही प्राप्त होती है जो यहाँ पे हमें मिलती है। जो रेखा यहाँ दिखाई देती है वो यहाँ दिखाई नहीं देती। ठीक, तो हम ये समझते हैं कि अवशोषण स्पेक्ट्रम क्यों बनता है। तो चलिए इसको समझते हैं, इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं गाइस। तो बेसिकली हम डिस्कस कर रहे हैं एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। एब्जॉर्प्शन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रम के बारे में। समझे बेसिकली क्या होता है। नॉर्मल कंडीशन में हाइड्रोजन परमाणु में लगभग समस्त इलेक्ट्रॉन उसकी ग्राउंड स्टेट पे होते हैं, है ना, यानी कि मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं, यानी N1 में होते हैं, प्रथम ऊर्जा स्तर में होते हैं। नॉर्मल स्थिति में हाइड्रोजन गैस के परमाणु में समस्त इलेक्ट्रॉन्स उसके मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। तो अवशोषण स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है समझिए। अवशोषण स्पेक्ट्रम में क्या होता है कि मूल ऊर्जा स्तर में अगर इलेक्ट्रॉन पर कोई प्रकाश आपतित होता है तो प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा होती है, तो इलेक्ट्रॉन उस आपतित प्रकाश में से ऊर्जा ग्रहण करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहाँ चला जाता है, उच्च ऊर्जा स्तर में, और उस ऊर्जा के अवशोषण की वजह से वो रेखा हमें स्पेक्ट्रम में दिखाई नहीं देती है। समझिए मैंने क्या बताया, पहले मैं इसको समझा देता हूँ, उसके बाद इसकी डेफिनेशन अपन देते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि हम ऊर्जा स्तरों की बात कर लेते हैं। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग परमाणु किस प्रकार का होता है। बोर मॉडल के अकॉर्डिंग परमाणु में समस्त धनावेश इस अत्यंत छोटे भाग पर केंद्रित होता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, नाभिक कहते हैं। ठीक, नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाएं होती है, तो स्थायी कक्षा अपन बना लेते हैं, ये 1, ये 2, ये 3, 4, 5 और इस तरह बहुत सारी स्थायी कक्षाएं पॉसिबल है। ठीक, नॉर्मल स्थिति में मैंने बताया समस्त हाइड्रोजन परमाणु में इलेक्ट्रॉन नॉर्मल स्थिति में कोल्ड गैस की अपन बात कर रहे हैं, इसलिए ये नॉर्मली इसके प्रथम ऊर्जा स्तर में ही होता है। ठीक है, जो N1 जिसे अपन कहते हैं, ये N1 है, ये N2 है, ये N3, ये N4, N5 एंड N इंफिनिटी। ठीक है, अब होता क्या है कि जब व्हाइट लाइट इस पर आपतित होती है, क्या आपतित होती है, व्हाइट लाइट, तो व्हाइट लाइट जब इस परमाणु पर हाइड्रोजन गैस पर आपतित होती है, यानी कि बहुत सारी, व्हाइट लाइट का मतलब बहुत सारी तरंगदैर्ध्य, जिनकी तरंगदैर्ध्य अलग अलग होगी, है ना, क्योंकि व्हाइट लाइट में 7 रंग होते हैं, जो होते हैं विबग्योर, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, वायलेट, येलो, ऑरेंज एंड रेड। ठीक है, तो जब व्हाइट लाइट इस परमाणु पर आपतित होती है, जिसमें अलग अलग तरंगदैर्ध्य, इसकी तरंगदैर्ध्य 4000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, जो सबसे कम है, और इसकी तरंगदैर्ध्य 7000 एंगस्ट्रॉम के आसपास होती है, जो सबसे ज्यादा है, बाकी की बीच में होती है। तो अलग अलग तरंगदैर्ध्य इस परमाणु पर आपतित होती है। तो मान लेते हैं कि बहुत सारे तरंगदैर्ध्य यहाँ पर आपतित हो रही है। मैं 7 रंग के लिए केवल 7 तरंगदैर्ध्य यहाँ पे बना रहा हूँ। ठीक है गाइस, ताकि आप उसको अच्छा आसानी से समझ सकें। तो यहाँ पर मान लेते हैं ये तरंगदैर्ध्य आ रही है, ये इस रीजन की, ये इस रीजन की, ये इस रीजन की, ये इस रीजन की, और ये इस रीजन की। इस तरह इस पे अलग अलग तरंगदैर्ध्य आपतित हो रही है। तरंगदैर्ध्य आपतित होने का मतलब विकिरण आपतित हो रही है। विकिरण एक प्रकार की ऊर्जा है। तो जब ये विकिरण इस पे आपतित होनी चाहिए, तो होना तो क्या चाहिए कि इस परमाणु पर आपतित होने के बाद भी ये विकिरण हमें वहां पे दिखनी चाहिए, पर्दे पर 7 के 7 कलर हमें दिखने चाहिए, क्योंकि 7 विकिरण आपतित हो रही है। लेकिन होता क्या है कि अगर किसी भी विकिरण की ऊर्जा, क्योंकि ये विकिरण 1 2 7 नहीं है, बहुत सारे विकिरण होती है, उनमें से किसी भी विकिरण की ऊर्जा अगर इलेक्ट्रॉन को इसके निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर हुई, तो इस स्थिति में
इस इलेक्ट्रॉन द्वारा इस विकिरण का अवशोषण कर लिया जाता है। ठीक है, तो मान लेते हैं इन 7 में से यहाँ पर ये वाली जो विकिरण इस पे आपतित हो रही है, ये वाली विकिरण, ठीक है, जो बी वाली विकिरण है, ये वाली विकिरण जब इस इलेक्ट्रॉन पर आपतित होती है तो ये इलेक्ट्रॉन इस विकिरण का अवशोषण कर लेता है, मतलब इसकी ऊर्जा अवशोषित कर लेता है, और ऊर्जा अवशोषित करने के बाद ये उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो जाता है। ठीक है, तो अब उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित किस प्रकार से हो सकता है, बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। देखिए, मान लेते हैं ये N1 से N2 में जा सकता है, या फिर N3 में जा सकता है, या फिर N4 में जा सकता है, N5 में जा सकता है, या फिर N6 में, इस तरह अलग अलग ये जा सकता है। निम्न ऊर्जा स्तर से ये अलग अलग उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमित हो सकता है। तो होगा क्या कि जब व्हाइट लाइट इस परमाणु पर आपतित होती है तो अगर किसी तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर हुई तो ये इलेक्ट्रॉन इस विकिरण को अवशोषित कर लेता है और संक्रमित हो जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में। तो अब होगा क्या कि यहाँ पर हमारे पास इस इलेक्ट्रॉन ने इस विकिरण का अवशोषण कर लिया, तो यहाँ पर हमारे पास जो 7 विकिरण आपतित हो रही थी उसमें से ये भी निकल जाएगी, जो कौन सी होगी, V होगी। यहाँ से ये भी निकल जाएगी, दूसरी वाली, तीसरी वाली को इसने अवशोषित कर लिया। तो अवशोषित होने का मतलब है कि वो स्पेक्ट्रम में से हट गई है, तो वहां पर हमें वो विकिरण नहीं दिखाई देगी। क्या दिखाई देगी, ब्लैक कलर की लाइन दिखाई देगी, मतलब वहां से वो विकिरण हट चुकी है और बाकी की विकिरण हमें एज इट इज दिखाई देगी। तो बाकी की विकिरण हमें दिखाई देगी और एक विकिरण जो है वो वहां से क्या हो चुकी है, हट चुकी है। तो इस कारण हमें आगे स्क्रीन पर कंटिन्यूअस रंग दिखाई न देके जो विकिरणें इस इलेक्ट्रॉन ने अवशोषित की है उनकी जगह काली रेखाएं दिखाई देती है, और इसी को हम इसका अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्या कहते हैं, इसका अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ गए होंगे। मैं ये केवल समझाने के लिए बता रहा हूँ कि VI ये एक एक विकिरण मैंने मानी है, ये एक एक विकिरण नहीं है, इनका पूरा का पूरा क्षेत्र है। तो समझ लीजिए अवशोषण स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है कि जब किसी कोल्ड गैस के परमाणु पर कोई व्हाइट लाइट आपतित होती है और अगर किसी तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर होती है तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उस विकिरण का अवशोषण कर लिया जाता है, जिसके कारण पर्दे पर हमें उस विकिरण की जगह एक काली रेखा दिखाई देती है, क्योंकि उसका अवशोषण हो चुका है। अब वो यहाँ पे मिलेगी नहीं तो हमें काली रेखा दिखाई देगी, और इसी को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। मेरी बात समझ गए। वापस सुन लीजिए कि जब किसी कोल्ड गैस पर, किसी ठंडी गैस पर कोई व्हाइट लाइट आपतित होती है और उस व्हाइट लाइट में बहुत सारी तरंग दैर्ध्य होती है, और अगर किसी भी तरंग दैर्ध्य की ऊर्जा या किसी भी विकिरण की ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित करने के लिए आवश्यक ऊर्जा की क्या हुई, बराबर हुई, तो इलेक्ट्रॉन द्वारा उस विकिरण का अवशोषण कर लिया जाता है, जिससे हमें पर्दे पर उस विकिरण की जगह एक काली रेखा दिखाई देती है, और इसी को हम क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। क्यों कहते हैं, क्योंकि यहाँ पर ये रेखा गायब होने का रीजन है इलेक्ट्रॉन द्वारा उस विकिरण का अवशोषण कर लिया जाता है, इसीलिए इसे क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम। जबकि इससे पहले उत्सर्जन स्पेक्ट्रम में क्या होता था कि हमें वो चमकीली रेखा क्यों दिखाई देती थी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन द्वारा उस रेखा का उत्सर्जन किया जाता है, विकिरण का उत्सर्जन किया जाता है जब वो उच्च ऊर्जा स्तर से कहाँ आता है, निम्न ऊर्जा स्तर में। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर ये इस विकिरण का अवशोषण करता है, जिससे वो यहाँ से गायब हो जाती है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, आई गेस आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा कि अवशोषण स्पेक्ट्रम बेसिकली क्या होता है। तो इसकी मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ गाइस, डेफिनेशन में भी आपको नोट्स में नहीं मिले तो यहाँ पे हम इसकी डेफिनेशन भी दे देते हैं। तो इस पूरे को अपन रफ कर देते हैं, ठीक है, और अपन केवल डेफिनेशन की बात करते हैं और इसका एक व्यवस्थित डायग्राम देखते हैं। चलिए, तो इसको अपन रफ कर देते हैं, उसके बाद मैं इसमें कुछ पॉइंट वाइज बातें लिखा देता हूँ। चलिए, तो अवशोषण स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन किस प्रकार से दी जा सकती है, मैं डेफिनेशन लिख देता हूँ कि यदि किसी हाइड्रोजन गैस पर व्हाइट लाइट आपतित हो एवं यदि किसी विकिरण की ऊर्जा हाइड्रोजन गैस के परमाणु में उपस्थित इलेक्ट्रॉन को मूल ऊर्जा स्तर से, या हम निम्न ऊर्जा स्तर लिख सकते हैं, निम्न ऊर्जा स्तर से
उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमित होने के लिए आवश्यक ऊर्जा के बराबर हो तो इलेक्ट्रॉन द्वारा इस विकिरण का अवशोषण कर लिया जाता है। जिसके फलस्वरूप स्क्रीन पर या पर्दे पर, पर्दा यानी स्क्रीन, पर्दे पर उस अवशोषित विकिरण की जगह एक काली रेखा दिखाई देती है, ब्लैक। इस प्रकार के स्पेक्ट्रम को अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। ठीक है, तो मैंने बताया कि अगर किसी हाइड्रोजन गैस पर व्हाइट लाइट आपतित हो, बहुत सारे उसमें तरंग दैर्ध्य होगी, और अगर किसी भी विकिरण की, किसी एक विकिरण की भी ऊर्जा इलेक्ट्रॉन को निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में ले जाने के लिए आवश्यक ऊर्जा की अगर क्या हुई, बराबर हुई, तो उस विकिरण का क्या हो जाता है, अवशोषण हो जाता है, जिसके कारण उस विकिरण की जगह हमें एक ब्लैक लाइन दिखाई देगी, क्योंकि उस विकिरण का तो अवशोषण हो चुका है, तो वो वहां से हट जाएगी मतलब उसकी जगह हमें केवल एक ब्लैक लाइन दिखाई देगी। और इसी प्रकार के स्पेक्ट्रम को हम अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं। डायग्राम में भी आपको मैं दिखा चुका। ठीक है, अब समझिए, यहाँ पर अगर हम बात करने जाए नॉर्मल कंडीशन में जितने भी हाइड्रोजन के परमाणु के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। तो सामान्य स्थिति में हाइड्रोजन गैस के परमाणु में समस्त इलेक्ट्रॉन्स जो है, समस्त इलेक्ट्रॉन्स मूल ऊर्जा स्तर में होते हैं। मूल ऊर्जा स्तर क्या? मूल ऊर्जा स्तर क्या? मूल ऊर्जा स्तर होता है N1 में उपस्थित होते हैं। ठीक है, मूल ऊर्जा स्तर में उपस्थित होते हैं। तो इसका मतलब क्या है कि हम इलेक्ट्रॉन को जब व्हाइट लाइट आपतित करेंगे तो हर इलेक्ट्रॉन अगर प्रथम ऊर्जा स्तर में ही होगा तो वो किन किन ऊर्जा स्तरों में संक्रमित कर सकता है? पहले से या तो दूसरे में जाएगा, पहले से तीसरे में, पहले से चौथे में, पहले से पांचवें में, यानी कि वो पहले ऊर्जा स्तर से ही संक्रमित कर सकता है। ठीक है, क्योंकि समस्त इलेक्ट्रॉन मूल ऊर्जा स्तर में ही उपस्थित होते हैं। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें यदि टेम्परेचर ज्यादा हो, टेम्परेचर क्या हो? ज्यादा, टेम्परेचर ज्यादा हो गैस का, यदि गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो, हम लिख लेते हैं यदि गैस का टेम्परेचर, गैस का, हाइड्रोजन गैस लिख लेते हैं, हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो, हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर ज्यादा हो, जो किस में होता है? जो सूरज में होता है, सन के केस में। ठीक है, सूरज के केस में, सन के केस में, क्योंकि हम जानते हैं कि सूरज का एटमॉस्फेयर हाइड्रोजन गैस से मिलकर बना है और सन का टेम्परेचर बहुत ज्यादा, तो सन के केस में हाइड्रोजन गैस जो है वो ऑलरेडी उसका टेम्परेचर क्या होता है? ज्यादा। तो जब टेम्परेचर ज्यादा होता है इस स्थिति में, तब इलेक्ट्रॉन्स N2 ऊर्जा स्तर में भी होते हैं। ठीक है, N2 ऊर्जा स्तर में भी होते हैं। तो अगर टेम्परेचर ज्यादा हो तो इस स्थिति में N2 ऊर्जा स्तर में भी पॉसिबल हो सकता है। तो अगर हम बात करें कि अगर इलेक्ट्रॉन केवल N1 ऊर्जा स्तर में है तो वो N1 से N2 में जा सकते हैं, N3 में जा सकते हैं। अगर वो केवल N1 ऊर्जा स्तर में है, उस स्थिति में वो जो अवशोषण स्पेक्ट्रम देता है उसमें लाइमन स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, क्योंकि वो प्रथम ऊर्जा स्तर से जाएगा। प्रथम से जब भी जाता है तो लाइमन सीरीज से हम बात करते हैं। और अगर सन के केस की बात करें जहाँ टेम्परेचर ज्यादा हो और वो N2 ऊर्जा स्तर में हो, इस स्थिति में वो दूसरे ऊर्जा स्तर से तीसरे में जा सकता है, चौथे में जा सकता है, पांचवें में जा सकता है।
और उस स्थिति में हम उत्सर्जित अवशोषण स्पेक्ट्रम को हम बामर स्पेक्ट्रम कह सकते हैं, ठीक है। तो बामर सीरीज वहां पे प्राप्त होगी। तो इस बात को आराम से समझ लीजिए। आप अपन स्पेक्ट्रम का एक लीनियर डायग्राम भी बना लेते हैं, रैखिक डायग्राम बना लेते हैं, ठीक है। चलिए तो इसको अपन रफ कर देते हैं और एक डायग्राम अपन ड्रॉ करते हैं अवशोषण स्पेक्ट्रम के लिए। क्या अवशोषण स्पेक्ट्रम का डायग्राम किस तरह से बनेगा। चलिए तो अवशोषण स्पेक्ट्रम देख लेते हैं गाइस। यहाँ पर ये तो शो करती है एनर्जी और ये है ऊर्जा स्तर। चलिए तो ये है मेरे पास ऊर्जा स्तर। ये N1 है, ये N2, N3 सो ऑन अपन बनाते जाएं, ठीक है। और ये N इंफिनिटी। ऊर्जा की बात करें, प्रथम ऊर्जा स्तर में ऊर्जा होती है -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, फिर -3.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -1.51 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, -0.84 इलेक्ट्रॉन वोल्ट सो ऑन। अनंत ऊर्जा स्तर में 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मतलब इलेक्ट्रॉन परमाणु से फ्री हो जाएगा। इसके बारे में आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो देखिए नॉर्मल स्थिति में अवशोषण स्पेक्ट्रम की बात करें, नॉर्मल स्थिति में कोल्ड हाइड्रोजन गैस में समस्त इलेक्ट्रॉन N1 ऊर्जा स्तर में होते हैं। इसे मूल ऊर्जा स्तर कहते हैं। कौन सा स्तर कहते हैं? इसे कहते हैं मूल ऊर्जा स्तर, मूल ऊर्जा स्तर, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन अगर मूल ऊर्जा स्तर में है तो वहां से वो किस किस ऊर्जा स्तर में संक्रमित हो सकता है विकिरण को अवशोषित करके। तो समझिए वो मूल ऊर्जा स्तर से या तो दूसरे ऊर्जा स्तर में जा सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन या तो यहाँ से ऊपर जाएगा दूसरे में, या फिर कहाँ जाएगा तीसरे में, या फिर कहाँ जाएगा चौथे में, या फिर पांचवें में, या फिर छठे में, या फिर सातवें में, सो ऑन। इस तरह प्रथम ऊर्जा स्तर से वो ऊपर के ऊर्जा स्तरों में संक्रमित होगा, लेकिन होगा कहाँ से? केवल प्रथम ऊर्जा स्तर से। तो इस स्थिति में जो भी प्रथम ऊर्जा स्तर से अगर वो विकिरण अवशोषित करके उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमित होता है तो हमें जो तरंग दैर्ध्य प्राप्त होती है अवशोषण स्पेक्ट्रम में वो लाइमन श्रेणी कहलाती है। कौन सी श्रेणी कहलाती है? लाइमन। तो यहाँ पे ये वाली जो सीरीज हमें प्राप्त होगी ये कौन सी सीरीज कहलाएगी? लाइमन सीरीज कहलाएगी अगेन, ठीक है। लेकिन मैंने बताया कि सन के केस की बात करें जहां पर हाइड्रोजन गैस का टेम्परेचर ज्यादा होता है तो इलेक्ट्रॉन दूसरे ऊर्जा स्तर में भी हो सकता है। तो दूसरे से कहां संक्रमित हो सकता है? विकिरण को अवशोषित करके दूसरे से तीसरे में जा सकता है, या फिर चौथे में, या फिर पांचवें में, या फिर छठे में, सातवें में, इसी तरह उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमित हो सकता है। और जब दूसरे ऊर्जा स्तर से वो संक्रमित होगा इस स्थिति में हमें अवशोषण स्पेक्ट्रम में जो तरंग दैर्ध्य गायब होती है उसकी जो सीरीज होती है उसे बामर सीरीज कहते हैं। कौन सी सीरीज कहते हैं? बामर सीरीज, ठीक है। और इससे आगे जो है पास्चन ब्रैकेट फॉर्म वो नॉर्मली हमें प्राप्त नहीं होती है। हालांकि बामर सीरीज भी हमें प्राप्त मोस्टली नहीं होती है। जो भी अवशोषण स्पेक्ट्रम की सीरीज होती है एग्जाम में अगर पूछा जाए एक नंबर में कि अवशोषण स्पेक्ट्रम में कौन सी सीरीज प्राप्त होती है तो मोस्टली अवशोषण स्पेक्ट्रम में लाइमन सीरीज होती है, क्योंकि सामान्यतः ठंडी हाइड्रोजन गैस की जो इलेक्ट्रॉन्स है वो निम्न ऊर्जा स्तर में ही पाए जाते हैं, तो निम्न से वो अलग अलग उच्च ऊर्जा स्तरों में संक्रमित हो सकता है। तो ये वाला जो स्पेक्ट्रम है वो अवशोषण स्पेक्ट्रम है। इससे पहले हमने बनाया था वो उत्सर्जन स्पेक्ट्रम था और उसमें अलग अलग श्रेणियां प्राप्त हुई थी। उसमें इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमित होता है तब विकिरण उत्सर्जित करता है, इसलिए उसे उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कहा था। यहाँ पे क्या होता है? इलेक्ट्रॉन विकिरण को अवशोषित करके निम्न ऊर्जा स्तर से कहा जाता है उच्च ऊर्जा स्तर में, इसलिए इसे हम एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा यानी कि अवशोषण स्पेक्ट्रम कहते हैं, ठीक है। तो ये हमने किसके बारे में डिस्कस कर लिया गाइस? हमने डिस्कस कर लिया हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम के बारे में। हमने देखा सतत स्पेक्ट्रम क्या होता है, हमने देखा उत्सर्जन स्पेक्ट्रम कैसे बनता है, और साथ ही हमने देखा अवशोषण स्पेक्ट्रम बेसिकली कैसे बनता है। इससे आगे वाले वीडियो लेक्चर में हम आयनाइजेशन और एक्साइटेशन एनर्जी के बारे में डील करेंगे, और साथ ही इस बोर मॉडल की कुछ कमियों को देखेंगे और बोर के सेकंड पोस्टुलेट को डी ब्रॉगली हाइपोथेसिस से समझने का प्रयास करेंगे। तो मिलते हैं गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच। और यदि अभी तक आपने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन नहीं किया है तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक पे जाके उससे जुड़िए, और पीडीएफ जो है वहाँ आपको अवेलेबल हो जाएंगे, तो वहाँ से आप अपना फेयर काम शुरू कर सकते हो। तो मिलता है गाइस अगले वीडियो लेक्चर में। थैंक यू सो मच।